चलिए आइए दोस्तों, आज स्टार्ट कर रहे हैं हमारा ह्यूमन डिजीज का पार्ट। ठीक है। और हम लोगों ने तो जनरल साइंस के बहुत सारे टॉपिक जो है वो कवर किए हैं। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे, यहाँ से स्टार्टिंग कर रहे हैं ह्यूमन डिजीज की। लेकिन सबसे पहले जो डिजीज हम पढ़ने वाले हैं वो है विषाणु जनित रोग। विषाणु जनित रोग कहने का मतलब वैसे रोग जो वायरस के द्वारा फैलते हैं। ठीक है। वैसे रोग जो वायरस के द्वारा फैलते हैं, उन रोगों के बारे में हम आज इस वीडियो में बात करेंगे। ये आपका जनरल साइंस का पार्ट है। ठीक है। तो इस चैनल पे मैं जनरल साइंस और कॉम्पिटिटिव मैथ्स जो है वो आप लोगों को पढ़ाता हूँ। और अगर आप हमारे साथ जुड़े रहना चाहते हैं, बने रहना चाहते हैं, तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगर आप हमारे चैनल पे आए हैं तो वीडियो को लाइक या डिसलाइक जरूर करें, कमेंट जरूर कीजिएगा। जो भी आप फील करते हैं इस वीडियो को लेकर के, प्लीज कमेंट ऑन माय वीडियो बिकॉज आई एम सफरिंग फ्रॉम लॉन्ग टाइम। ठीक है। इसलिए मुझे आप लोगों की मदद की बहुत जरूरत है। तो प्लीज वीडियो को लाइक या डिसलाइक जरूर करें, कमेंट भी कीजिएगा और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा अगर आपको अच्छा लगे तो दोस्तों। ठीक है। चलिए ये स्टार्ट कर रहे हैं हमारा विषाणु जनित रोग। आज हम इस विषाणु जनित रोग का एक आपको पूरा के पूरा कंसेप्ट बताएंगे। फिर आने वाले वीडियो में मैं आपको इससे रिलेटेड वो सभी क्वेश्चंस जो आज तक पूछे गए हैं एग्जाम्स में, चाहे वो बीपीसीएस हो, ठीक है, चाहे किसी भी पीसीएस का एग्जाम हो, चाहे आपका यूपीएस आईएएस का एग्जाम हो, ठीक है, चाहे वनडे एग्जाम हो, किसी भी एग्जाम में अगर इस टॉपिक से क्वेश्चन आया है तो उस क्वेश्चन को मैं आने वाले वीडियो में आपके पास लेकर के आने वाला हूँ। ठीक है। तो पूरी कंप्लीट पैकेज जो है वो मैं आपकी तैयारी यहाँ पर करवा रहा हूँ, इसलिए आप मेरे वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा दोस्तों। ठीक है। चलिए आइए स्टार्ट करते। देखिए, तो विषाणु शब्द की जो उत्पत्ति है वो लैटिन शब्द यानी वायरस से हुई है। यानी विषाणु शब्द जो है वो एक लैटिन शब्द की उत्पत्ति से बना है और लैटिन शब्द में इसका मतलब होता है वायरस। ठीक है, वायरस। ठीक है। इसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है? विष प्लस अणु, यानी कि एक ऐसा अणु जिसमें विष होता है, ठीक है, जो आपके बॉडी को क्या करेगा, हार्म पहुंचाएगा। एक ऐसा अणु उसको कहा जाता है विषाणु, यानी कि पूरा विष से भरा हुआ अणु। ठीक है, वो विषाणु कहलाता है। पूरा कंप्लीट नोट मैंने तैयार किया हुआ है, पूरा कंप्लीट नोट। और ये कंप्लीट नोट आपको मेरे पीडीएफ में, ये पूरा पीडीएफ के फॉर्म में आपको मिल जाएगा मेरे टेलीग्राम अकाउंट पर। आप टेलीग्राम में जाएंगे, वहां सर्च करेंगे आदर्श क्लासेस, वहां पर आपको ये कंप्लीट नोट्स जो है वो मैं प्रोवाइड करा दूंगा। ठीक है। ये क्या होते हैं? आकोशिकीय अति सूक्ष्म जीव होते हैं। आकोशिकीय कहने का मतलब इनमें कोशिका नहीं होती। ठीक है, बहुत छोटे छोटे सूक्ष्म जीव होते हैं जो केवल जीवित कोशिका में ही वंश वृद्धि कर सकते हैं। और इनको अगर वृद्धि करना है, जैसे विषाणु जो वायरस होते हैं, ठीक है, वो अपने आप को रिप्रोड्यूस कर सकते हैं, वो अपने आप को क्या कर सकते हैं, और ज्यादा वृद्धि कर सकते हैं। कब? लेकिन वो अपने आप की वृद्धि और अपने आप को रिप्रोड्यूस करेंगे सिर्फ जीवित कोशिका में। जब तक ये किसी कोशिका के अंदर नहीं जाते तब तक ये क्या होते हैं, ठीक है, निर्जीव होते हैं। लेकिन जैसे ये किसी कोशिका के अंदर चले जाते हैं तो ये जीवित प्राणी की तरह बिहेव करना स्टार्ट करते हैं और अपनी वृद्धि और अपने वंश को, यानी अपने रिप्रोडक्शन भी जो है वो करना स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है। तो इनको वृद्धि करने के लिए किसी जीवित कोशिका की क्या होती है, जरूरत होती है। किसी जीवित कोशिका की जरूरत होती है, उस कोशिका में जाकर के ये अपने आप को वृद्धि कर सकते हैं। ठीक है। रासायनिक दृष्टि से यह प्रोटीन आवरण से घिरे न्यूक्लिक अम्ल के खंड होते हैं, यानी कि रासायनिक, यानी कि अगर हम केमिकल प्रोसेस के आधार पर देखें तो इनका क्या होता है, ऊपर का जो आवरण होता है वो प्रोटीन से होता है और न्यूक्लिक अम्ल ये पूरे खंड से घिरे हुए होते हैं ये। ठीक है। तो अब हम बात करते हैं, क्योंकि हम विषाणु जो है, जो वायरस है, वो हम जीव विज्ञान में पढ़ते हैं। तो जीव विज्ञान की वैसी शाखा जिसके अंदर हम विषाणु का अध्ययन करते हैं, यानी कि जिसके अंदर हम वायरस का अध्ययन करते हैं, उसको वायरोलॉजी कहा जाता है। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है वायरोलॉजी। ये एक क्वेश्चन 100 and 200% जो है ये एग्जाम्स में पूछे जाते हैं कि वायरस की स्टडी को क्या कहा जाता है या विषाणु की स्टडी को क्या कहा जाता है। वायरोलॉजी जो है हम इसको कहते हैं दोस्तों। ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे। देखिए, तो विषाणु जीवित कोशिका से युक्त किसी भी जीव को संक्रमित कर सकते हैं, यानी कि वैसे जीव जिनमें जीवित कोशिकाएं पाई जाती हैं वो उन हर एक जीव को क्या कर सकते हैं, संक्रमित कर सकते हैं। कौन? विषाणु। जैसे पशु हो गए, पौधे हो गए, कवक है, ठीक है, पशु है, पौधे है, कवक है, या फिर जीवाणु, ठीक है, या फिर मनुष्य, या फिर बैक्टीरिया है ना, बैक्टीरिया फेज, किसी भी प्रकार के जीव
जिनमें जीवित कोशिकाएं पाई जाती हैं उनको संक्रमित कर सकते हैं विषाणु। ये एक प्रकार के विषाणु होता है जो जीवाणुओं को संक्रमित करता है। ठीक है, ये देखो बैक्टीरिया, ठीक है, बैक्टीरियोफेज क्या है, ये एक प्रकार का विषाणु होता है। बैक्टीरियोफेज जो है वो एक प्रकार का विषाणु होता है। ये क्या करता है, ये एक, ठीक है, प्रकार का विषाणु है जो जीवित यानी कि जो जीवाणु होते हैं उनको संक्रमित करने का काम करता है। कौन कौन संक्रमित करने का काम करता है, बैक्टीरियोफेज। ठीक है, ये संक्रमित करने का काम करता है। ठीक है, मेरा माउस थोड़ा गड़बड़ हो गया, हाँ आ गया। तो स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद अभी से मैं आपको बता रहा हूँ कि हमारे देश में कितनी कितनी बीमारियां फैली थी और उनसे देश हमारा लड़ा, ठीक है, और उनसे उभरा भी। ठीक है, बहुत सारी ऐसी बीमारियां थी हमारे देश में। तो स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद अब से भारत है ना, अब बाद से अब तक यानी कि हमारा देश 1947 में जो आजाद हुआ उससे अब तक जो है भारत में 3 प्रमुख रोग जो है बहुत ज्यादा देखने को मिले। एक चेचक रोग था जिसको हम लोग चेचक बोलते हैं या फिर स्मॉल पॉक्स इसको बोला जाता है। ठीक है, या फिर छोटी माता जो है वो कहा जाता है, काफी डेंजर बीमारी होती है। ठीक है, पूरे शरीर में जो है छोटे छोटे फलके पड़ जाते हैं और वो फूटने लगते हैं, बहुत डेंजर होता है ये रोग। ठीक है, एक गिनी वॉर्म है, गिनी वॉर्म भी काफी डेंजर रोग होता है। पोलियो तो आप जानते ही हैं, आज तक भी जो है बचपन में बच्चों को जो है पोलियो की दवा पिलाई जाती है, खुराक पिलाई जाती है। ठीक है, काफी डेंजर ये बीमारियां थी जो हमारे भारत में स्वतंत्रता प्राप्त, जो हमारा भारत स्वतंत्र हुआ उसके बाद ये जो 3 बीमारियां थी जो फैली थी अभी तक हमारे भारत में काफी डेंजर तरीके से, अब काफी विनाशक रूप था इन लोगों का। ठीक है, तो अप्रैल 1977 में भारत को चेचक मुक्त घोषित किया गया था, यानी कि 1977 में हमारा भारत जो था वो चेचक मुक्त घोषित हो चुका था। हमारे देश में चेचक जैसी बीमारी या चेचक जैसी बीमारी के जो वायरस थे वो क्या हो चुके थे, खत्म हो चुके थे। ठीक है, विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा फरवरी 2000 में भारत को गिनी वॉर्म रोग मुक्त देश घोषित किया गया था, यानी कि विश्व WHO जो है, ठीक है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो है उसने सन 2000 में हमारे भारत देश को क्या किया था, गिनी वॉर्म रोग से मुक्त घोषित कर दिया था। ठीक है, इस बात को आप याद रखें, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, यहाँ से क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आते हैं। जब मैं क्वेश्चंस लेके आऊंगा आपको बताऊंगा तब आपको विश्वास होगा कि हाँ सच में क्वेश्चन जो भी एग्जाम में आते हैं। ठीक है, 17 मार्च 2014 को भारत को आधिकारिक तौर पर पोलियो मुक्त देश का दर्जा प्राप्त हुआ था। 2014 में 17 मार्च 2014 को भारत को जो है आधिकारिक तौर पर पोलियो मुक्त घोषित कर दिया गया था। और चेचक मलेरिया, ठीक है, सॉरी, चेचक मेरियोला नामक जीवाणु से होता है। चेचक जो है वो मेरियोला नामक एक जीवाणु होता है, उससे फैलता है। ठीक है, और जो मेरियोला वो क्या है, वो ऑर्थोपॉक्स वायरस का एक सदस्य होता है। ऑर्थोपॉक्स वायरस के परिवार का एक सदस्य होता है मेरियोला, उससे जो है क्या फैलता है, आपका चेचक रोग फैलता है। ये एक अत्यंत ही संक्रमण रोग होता है, बहुत ही ज्यादा डेंजरस रोग होता है। संक्रमण मतलब एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलने वाला रोग होता है। ठीक है, जिसके विषाणु रोग की त्वचा, यानी जो विषाणु रोग होते हैं उनकी त्वचा, थूक, वायु, ठीक है, स्वतंत्र अत्यधिक के माध्यम से फैलता है। अगर कोई व्यक्ति रोगी है चेचक का तो उसके टच में आने से, उसके थूक से, उसके जो वायु में, जिस वायु में श्वसन ले रहा है उसका अगल बगल में, ठीक है, उन सभी चीजों से जो है चेचक रोग फैलता है। दोस्तों इन सभी बातों का आप याद रखेंगे कि चेचक किस जीवाणु से होता है, तो मेरियोला नामक जीवाणु से होता है। कौन से परिवार का है, तो ऑर्थोपॉक्स परिवार के सदस्य का ये एक मेरियोला नामक जीवाणु होता है जिसके माध्यम से चेचक फैलता है। आइए बात करते हैं पोलियो पे। देखिए पोलियो एक संक्रामक रोग है जो, ठीक है, पोलियो एक संक्रामक रोग है, ये तो सब पता ही है क्योंकि वायरस के माध्यम से फैलता है। और पोलियमलाइटिस एक विषाणु होता है। ठीक है, पोलियमलाइटिस एक विषाणु होता है, उसके द्वारा ये फैलता है। पोलियमलाइटिस विषाणु काफी इंपोर्टेंट है। पोलियमलाइटिस विषाणु, इसको आप याद रख लेंगे, काफी ज्यादा इंपोर्टेंट है, एग्जाम में आता है। इसमें रोग कारक जीव का संचरण, ठीक है, रोग कारक जीव का संचरण दूषित भोजन तथा जल द्वारा होता है। यानी कि ये जो पोलियो है ये किसी व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में कैसे फैलता है, ठीक है, जैसे दूषित भोजन, या यदि आपने किसी खराब खाने को खा लिया हो या दूषित जल आपने पी लिया हो तो उसके माध्यम से भी पोलियो रोग हो जाता है।
एवं इससे प्रभावित होने वाला अंग, इससे सबसे ज्यादा प्रभावित होने वाला अंग जो है वो तंत्र का तंत्र होता है। तंत्र का तंत्र यानी कि नर्वस सिस्टम होता है। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कतई जहर टॉपिक है, इसको आप याद रखेंगे। पोलियो से प्रभावित होने वाला सबसे ज्यादा डेंजरस कोई अंग होता है हमारा, तो वो होता है तंत्र का तंत्र। नर्व सिस्टम होता है, ये हमारे माइंड को हमारे हाथों के साथ जोड़ने का काम करता है। ठीक है, हमारा माइंड जो है जब भी कोई संदेश पहुंचाता है तो तंत्र का तंत्र के माध्यम से ही पूरे बॉडी में जो है मैसेज जाता है। और तंत्र का तंत्र ही अगर हमारा खराब हो जाएगा तो हमारा बॉडी के पार्ट्स तक मैसेज नहीं पहुंच पाएगा, तो उस केस में क्या होता है कि पैरालाइसिस हो जाती है बॉडी। ठीक है, आपने सुना भी होगा पैरालाइसिस, जो पैरालाइसिस होता है व्यक्ति कैसे मार दिया जाता है, पोलियो के कारण ही जो है उसकी बॉडी को पैरालाइसिस हो जाता है। ठीक है, पोलियो तो पोलियमलाइटिस या पोलियो विषाणु जो होता है वो मस्तिष्क तथा मेरुरज्जु में पहुंचकर तंत्रिका ऊतक को क्या कर देता है, नष्ट कर देता है। परिणाम स्वरूप क्या होता है कि मस्तिष्क पेशियों को कार्य करने का जो निर्देश देता है, यानी हमारा माइंड हमारी जो पेशियों को काम करने का निर्देश देता है, उसे यानी कि जो तंत्रिकाएं हैं उन तक पहुंचाने में क्या हो जाती है, नष्ट हो जाती है। यानी उनको उस संदेश को हमारी तंत्रिकाएं उस अंग तक पहुंचाने में सक्षम नहीं हो पाती है, जिसके कारण बॉडी को क्या हो जाता है, पैरालाइसिस हो जाता है। जिसके कारण बॉडी को क्या हो जाता है, पैरालाइसिस। किसी को आपने देखा होगा कि हाथ में पैरालाइसिस मार दिया, किसी ने आपने देखा होगा कि पैर में पैरालाइसिस मार दिया, तो किसी ने किसी बॉडी में पैरालाइसिस हो गया। तो क्या होता है कि हमारा जो मस्तिष्क है, हमारा मस्तिष्क जो संदेश उस बॉडी के पार्ट तक भेजना चाहता है, वो किसके माध्यम से जाएगा, वो नर्वस सिस्टम के माध्यम से आएगा। और उस पार्ट का नर्वस सिस्टम क्या हो चुका है, खराब हो चुका है। तो वो पार्ट हमारे बॉडी के यानी हमारे माइंड के कंट्रोल में नहीं रहता है। तो जब वो हमारे माइंड के कंट्रोल में नहीं रहता है तो उस केस में क्या होता है, पैरालाइसिस यानी लकवा मार दिया जाता है, जिसको पक्षघात हिंदी में हम लोग कहते हैं। ठीक है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है पोलियो का टॉपिक, आप इसको याद रखेंगे दोस्तों। आइए अब बात करते हैं कि पोलियो के टीके की खोज जो है वो सर्वप्रथम किसने की थी, जोनस। ठीक है, जोनास साल्क ने जो है पोलियो के टीके की खोज सबसे पहले की थी। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कतई जहर टॉपिक है। ठीक है, कब की थी, 1952 में की थी। ठीक है, 1952 में की थी। और उसके बाद में यानी कि वर्ष 1952 में, ठीक है, अल्बर्ट शॉबिन ने ओरल पोलियो वैक्सीन विकसित किया था। ओरल पोलियो वैक्सीन विकसित करने वाले व्यक्ति का क्या नाम था, तो अल्बर्ट शॉबिन। ये एग्जाम में पूछा गया है और काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, इसलिए आप इसको याद रखेंगे कि अल्बर्ट शॉबिन ने किस वैक्सीन को यानी कि कौन सी वैक्सीन को लेकर के आया था, तो ओरल पोलियो वैक्सीन। या फिर ओरल पोलियो वैक्सीन जो है वो कौन से व्यक्ति ने या फिर कौन से साइंटिस्ट ने दी थी, उसको भी आप याद रखेंगे। इसका नाम था अल्बर्ट शॉबिन। ठीक है, विकसित किया था, जो पोलियो रोग के रोकथाम में सहायता करने में सिद्ध साबित हुआ। यानी कि ओरल पोलियो वैक्सीन जो है ये एक, ठीक है, पोलियो को रोकने में यानी कि जो पोलियो वायरस था उसको रोकने में सहायक सिद्ध हुआ, यानी कि उसको रोक सकता है, ऐसा ये सिद्ध हुआ। ठीक है, पोलियो बच्चों में होने वाला एक घातक संक्रमण रोग है, बच्चों में बहुत ज्यादा फैलता है, जिससे विकलांग हो जाते हैं बच्चे, जो है वो विकलांग हो जाते हैं, लूले लंगड़े हो जाते हैं। भारत सरकार ने हाल ही में ट्राईवैलेंट ओरल पोलियो वैक्सीन के स्थान पर देश में वाईवैलेंट वैक्सीन प्रयोग करने का निर्णय लिया है। पहले ट्राईवैलेंट जो है वैक्सीन ओरल पोलियो दिया जाता था, यानी कि 3 बूंद जिंदगी की, आपने सुनी होंगी। लेकिन अब जो है वो 3 बूंद जिंदगी की, यानी कि अब जो है 3 स्टेप में दिया जाता है। 3 टाइप का जो है पहले दिया जाता था पोलियो ओरल, लेकिन अब जो है वो 2 प्रकार का दिया जाता है। ठीक है, तो भारत ने क्या किया है कि ट्राईवैलेंट ओरल पोलियो वैक्सीन के स्थान पर जो है बाईवैलेंट वैक्सीन जो है पोलियो वैक्सीन का उपयोग करना जो है स्टार्ट कर दिया है, ट्राईवैलेंट को बंद कर दिया है। ठीक है, क्योंकि अब एक प्रकार का जो वायरस है पोलियो का वो खत्म हो चुका है, 2 प्रकार से लड़ने की जरूरत है, इसलिए 2 प्रकार के जो है दिए जाते हैं, बाईवैलेंट वैक्सीन जिसको बोलते हैं। ट्राईवैलेंट एंड वैक्सीन में 3 प्रकार के पोलियो विषाणु होते हैं। ट्राईवैलेंट वैक्सीन में जो है 3 प्रकार के पोलियो विषाणु होते हैं, एक तो टाइप 01, टाइप 02 और टाइप 03, यानी कि 01, 02, 03, ये 3 प्रकार के होते हैं। से लड़ने की क्षमता होती है किसमें, ट्राइवल में। ट्राइवल मतलब जो शुरू में दिया जाता था उसमें 3 प्रकार के विषाणु से लड़ने की क्षमता होती थी, टाइप 01, 02 और 03। क्योंकि वर्ष 1999 के बाद विश्व में कहीं भी टाइप 2 विषाणु नहीं पाया गया,
पूरे विश्व में कहीं भी टाइप 2 विषाणु नहीं पाया गया, इसलिए अब वैक्सीन देना जरूरी नहीं रह गया। इसलिए अब जो है वैक्सीन देना जरूरी नहीं रह गया है। ठीक है, तो ये थी आपकी पोलियो की कहानी। अब हम बात करते हैं राइनो वायरस के बारे में, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है राइनो वायरस। ठीक है, इसी के खानदान का है क्या कोरोना वायरस, उस पर भी हम लोग जिक्र करेंगे। तो राइनो वायरस जो है रोगाणु, ठीक है, सामान्य जुकाम के लिए उत्तरदायी सबसे प्रमुख कारक होता है। जो हम लोग के लिए नॉर्मली जुकाम हो जाता है, वो नॉर्मली जुकाम किसके कारण होता है? राइनो वायरस के कारण होता है। किसके कारण होता है? राइनो वायरस के कारण। जबकि कोरोना वायरस, देखिए कोरोना वायरस जुकाम के लिए उत्तरदायी दूसरा कारक है। इससे भी जुकाम होता है लेकिन ये दूसरा कारक है। ठीक है, हाल ही में कोरोना वायरस का एक नवीनतम प्रकार देखा गया जिसको नोवल कोरोना वायरस कहा गया है, या फिर इसको दूसरा नाम SARS-CoV, ठीक है, 2019 एंड CoV की जांच हुई है। ठीक है, जो कि कोविड-19 नामक वैश्विक महामारी का कारण है। यानी कि कोविड-19, ठीक है, वैश्विक महामारी का कारण, वैश्विक मतलब पूरा विश्व में ये महामारी फैला चुका है, इसलिए इसको कोविड-19 वैश्विक महामारी का कारण जो है इसको बताया गया। जुकाम एक संक्रामक रोग है जो छींक, वायु इत्यादि के माध्यम से फैलता है। छींकने से फैलता है, वायु से फैलता है, इत्यादि माध्यम से फैल जाता है जुकाम। तथा इसमें रोगी को सिर दर्द हो गया, ठीक है, हल्का ज्वर मतलब बुखार, ठीक है, आंख व नाक जो है पानी गिरने लगता है। इस प्रकार के रोग जो है ये आपके कोविड-19 के लक्षण होते हैं। ठीक है, आइए बढ़ते हैं आगे। टाइफाइड बी यानी हेपेटाइटिस बी वायरस के द्वारा फैलता है रोग। कौन सा वायरस है? वो होता है हेपा डीएनए। ठीक है, हेपा डीएनए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आप इंपॉर्टेंट मार्क कर लें। हेपा डीएनए वायरस परिवार का एक सदस्य होता है, ठीक है, जिसके माध्यम से क्या होता है? हेपेटाइटिस बी नामक रोग होता है। इसके कारण लिवर में सूजन व जलन होने लगती है। हेपेटाइटिस बी के कारण लिवर में सूजन आ जाती है, जलन होना स्टार्ट हो जाती है। ये सभी क्वेश्चंस हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं, इनको आप याद रखेंगे। मम्स या कंठमाला, ठीक है, रोग एक विषाणु जनित रोग है जिसे गलसुआ भी कहा जाता है। यानी कि जो हमारा गर्दन उधर से फूल जाती है उसको गलसुआ भी कहते हैं। इसमें पैरोटिड है ना, पैरोटिड ग्रंथि कष्टदायक रूप से बड़ी हो जाती है। जो पैरोटिड ग्रंथि होती है वो एक कष्ट रूप से क्या हो जाती है? बड़ी हो जाती है। ठीक है, जिसको गलसुआ रोग कहा जाता है। अब आते एक नया रोग रेबीज। इसको हम लोग हार्पिस रोग विषाणु के कारण होता है। ये रेबीज जो है वो हार्पिस रोग होता है, हार्पिस रोग विषाणु होता है जिसके कारण होने वाला रोग है कौन? रेबीज। बहुत डेंजर रोग होता है रेबीज, ठीक है, के कारण होता है। रेबीज विषाणु जो है प्रायः कुत्ता, बिल्ली, चमगादड़ तथा जंगली जानवरों जैसे लोमड़ी हो गया, रैकून हो गया आदि में पाया जाता है। कुत्ता हो गया, बिल्ली हो गया, कुत्ता के काटने से भी रेबीज रोग हो जाता है, बिल्ली का जूठा खाने से भी रेबीज रोग हो जाता है। ठीक है, चमगादड़ को बहुत कोई खाता है, उससे भी रेबीज रोग हो जाता है। लोमड़ी हो गया, ठीक है, लोमड़ी जैसे कोई लोमड़ी या किसी लोमड़ी ने मरे हुए जानवर को खाया तो मरे हुए जानवर के मांस में जो है वो रेबीज पहुंच जाता है। उसी मांस को जो है कुत्ते ने खा लिया तो कुत्ते की बॉडी में जो है रेबीज आ जाता है। ठीक है, और उसे वही कुत्ता अगर किसी व्यक्ति को काट ले तो व्यक्ति में भी जो है रेबीज आ जाता है। काफी ज्यादा होता है, डेंजर ये हो जाता है। इसके द्वारा मनुष्य में पहुंचता है और जानवरों के द्वारा ही मनुष्य में पहुंचता है रेबीज। ठीक है, जानवर जो है, जानवरों को खाने से रेबीज पहुंचता है बॉडी में, या कोई जानवर किसी व्यक्ति को काट ले तब भी उस व्यक्ति के शरीर में जो है रेबीज नामक विषाणु पहुंच जाता है। रेबीज रोग को हाइड्रोफोबिया भी कहा जाता है। जो रेबीज रोग है उसको हम लोग हाइड्रोफोबिया कहते हैं। इससे संक्रमित व्यक्ति को जलाशय के पास जाने से डर लगता है। हाइड्रोफोबिया का मतलब होता है वो व्यक्ति जिसको जल से डर लगे उसको हाइड्रोफोबिया बोलते हैं। हाइड्रोफोबिया का मतलब होता है जो व्यक्ति जल के पास जाने से डर लगता है, जिसको उसको हाइड्रोफोबिया कहा जाता है। मेरे दोस्तों, क्या कहा जाता है? हाइड्रोफोबिया। यानी कि जो व्यक्ति रेबीज से ग्रसित होते हैं, जो व्यक्ति रेबीज से ग्रसित होते हैं उनको पानी के पास जाने से डर लगता है। ठीक है, और रेबीज का विषाणु केंद्रीय नाड़ी तंत्र को क्या करता है? प्रभावित करता है। हमारा जो नाड़ी तंत्र होता है उसको प्रभावित करता है रेबीज। ये भी पूछता है बॉडी क्वेश्चन कि रेबीज कौन से बॉडी के पार्ट्स को नष्ट करता है, यानी कि हमारे बॉडी के कौन से पार्ट को जो है ज्यादा प्रभावित करता है? तो हमारा जो नाड़ी तंत्र है उसको ज्यादा प्रभावित करता है दोस्तों। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। डेंगू ज्वर में हड्डियों
और जोड़ों में भयंकर पीड़ा तथा तेज ज्वर होता है। अगर डेंगू अगर हो जाए तो हमारी जो हड्डियां हैं और हमारे हड्डियों का जो जोड़ होता है, जैसे कि घुटना हो गया, ठीक है, जहां से हमारी हड्डियां मुड़ती हैं वहां पर बहुत डेंजर तरीका से जो है पीड़ा उठती है, बहुत तेज से बुखार आता है। और इस रोग को जो है हड्डी तोड़ बुखार भी कहा जाता है, यानी हड्डी तोड़ ज्वर भी कहा जाता है। ठीक है, डेंगू से आने वाला बुखार जो है वो हड्डी तोड़ बुखार भी कहा जाता है। ये एक प्रकार के जीवाणु के संक्रमण से होता है जिसे एडीज, ठीक है, इजिप्टी, ठीक है, एडीज इजिप्टी या फिर एडीज एल्बोपिक्टस, एडीज एल्बोपेक्टस या फिर क्यूलेक्स फेंटिकेस नामक मच्छर के द्वारा फैलाते हैं या फिर फैलाते हैं। ठीक है, ये सब मच्छर जो है वो डेंगू को फैलाने का कारण होता है। ठीक है, इसका नाम याद रखोगे आप, एडीज इजिप्टी होता है या फिर एडीज एल्बोपिक्टस होता है या फिर क्यूलेक्स, ठीक है, क्यूलेक्स फेंटिकेस नामक मच्छर जो है उसको फैलाते हैं। डेंगू ज्वार से पीड़ित रोगी जो होता है उसके रक्त में प्लेटलेट्स की संख्या की कमी हो जाती है, यानी कि जो प्लेटलेट्स है वो बहुत ज्यादा कम हो जाता है। जो व्यक्ति डेंगू से पीड़ित होता है उसके रक्त में प्लेटलेट्स की संख्या की कमी हो जाती है, और प्लेटलेट्स की कमी होने के कारण सोच रहे हैं आप, प्लाज्मा की कमी जब हो जाती है तो बहुत कुछ पार्ट जो है कम हो जाता है। प्लाज्मा में आप जानते हो कि 92% जल पाया जाता है, 8% अन्य तत्व पाए जाते हैं, जिसमें आपका, ठीक है, फाइब्रिनोजन और क्या बोलते हैं प्रोथ्रम्बिन भी पाई जाती है। दो चीजें भी उसी में पाई जाती है जो ब्लड का स्कंदन में मदद करता है। बहुत सारी चीजें हैं जिनको आपको याद रखना है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसको आप याद रखेंगे। पित्त ज्वार या येलो फीवर एक संक्रामक रोग होता है। पित्त ज्वार और येलो फीवर जो है वो भी एक संक्रामक रोग होता है, इसको भी आप याद रखेंगे। एजिड जो है वो आपके एग्जाम में पूछा जाता है ये क्वेश्चन। ठीक है, इस रोग का कारक एक सूची विषाणु होता है। ठीक है, ये सूची नहीं होगा, सूची विषाणु होता है जिसका संचार एडिस जाति के मच्छरों द्वारा होता है। यानी कि ये जो पित्त ज्वार रोग है यहाँ से एक सूची विषाणु के द्वारा होता है, और इसका संचार जो है वो एडिस जाति के जो मच्छर होते हैं उनके द्वारा किया जाता है, यानी कि उनके द्वारा फैलाया जाता है। एडिस एल्बोपिक्टस जिसे टाइगर मच्छर के नाम से जाना जाता है, आप याद रखेंगे कि टाइगर मच्छर के नाम से किसको जाना जाता है, एडिस एल्बोपिक्टस जो मच्छर होता है उसको टाइगर मच्छर के नाम से जाना जाता है। पित्त ज्वार, डेंगू ज्वार तथा चिकनगुनिया जैसे रोगों के कारक विषाणु का वाहक होता है, यानी कि वैसे जो विषाणु का वाहक करते हैं, जैसे मच्छर क्या विषाणु का वाहक है, यानी कि वायरस को एक जगह से दूसरी जगह लेके जाने का काम होता है। तो ये सभी जो जीव विषाणु का वाहक होते हैं उनके द्वारा पित्त ज्वार, डेंगू ज्वार, चिकनगुनिया जैसे नामक रोग जो है वो फैलते हैं। ठीक है, हर एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, एज इट आप इसको नोट कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। और अगर आप पीडीएफ लेना चाहते हैं तो मेरे डिस्क्रिप्शन में आपको, या फिर आप टेलीग्राम में जाएंगे तो आदर्श क्लासेस सर्च करेंगे, वहां पर आपको मिल जाएगा, वहां आप जुड़ जाइएगा। ठीक है, और आपको नोट्स जो है वहां पर प्रोवाइड कर दिया जाएगा दोस्तों। ठीक है, जापानी एन्सेफेलाइटिस, ठीक है, एन्सेफेलाइटिस रोग का कारक जो है वो कौन होता है, ठीक है, फ्लेवियार आईडी, ठीक है, कुल का एक विषाणु होता है, फ्लेवियार आईडी कुल का एक विषाणु होता है जिसके कारण जापानी, ठीक है, एन्सेफेलाइटिस नामक रोग हो जाता है। ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट, एक नया भी है, इसको आप याद रखेंगे, क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया भी सकता है। इस विषाणु का वाहक सिर्फ कुलेसिस प्रजाति के मच्छर होते हैं। कौन से प्रजाति के मच्छर होते हैं, कुलेसिस प्रजाति के मच्छर होते हैं। कौन से रोग के वाहक होते हैं, तो जापानी इनसे, ठीक है, फ्लाइटिस, जापानी इंसेफ्लाइटिस रोग जो होता है उसको, ये विषाणु रोग तो ही है, और इस विषाणु का वाहक कौन होता है, कुलेसिस प्रजाति के जो मच्छर होते हैं वो इस रोग के जो है क्या होते हैं, इस रोग के वाहक होते हैं। ठीक है, चलिए बात करते हैं एड्स के बारे में। एड्स एक विषाणु जनित जानलेवा रोग है। इसके लिए उत्तरदायी विषाणु जो होता है वो रेट्रोवायरस होता है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, इसको आप याद रखेंगे, रेट्रोवायरस। ठीक है, रेट्रोवायरस काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। विषाणु एड्स एक विषाणु जनित जानलेवा रोग है जिसके लिए उत्तरदायी विषाणु जो है वो रेट्रोवायरस समूह का होता है। यह रोग एचआईवी द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है, एचआईवी द्वारा, जिसमें शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता जो है वो क्षीण हो जाती है, यानी कि हमारा जो इम्यूनिटी सिस्टम है वो वीक हो जाता है, कमजोर हो जाता है। जैसे भी किसी व्यक्ति को रोग होगा एड्स, उससे क्या होगा कि उस व्यक्ति की जो इम्यूनिटी पावर है, जो उसकी प्रतिरक्षा तंत्र है वो नष्ट हो जाती है, वो वीक हो जाती है। ठीक है, उसकी प्रतिरक्षा तंत्र, उसका जो इम्यूनिटी पावर है वो नष्ट हो जाता है, कम हो जाता है।
ठीक है। एचआईवी के संक्रमण से शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली से संबंधित जो टी लिम्फोसाइट नामक श्वेत रक्त कणिकाएं होती हैं, यानी कि जो टी लिम्फोसाइट यानी कि जो डब्ल्यूबीसी होती है वो नष्ट हो जाती है। जो व्यक्ति एचआईवी से संक्रमित होता है उसका डब्ल्यूबीसी नष्ट हो जाता है। और डब्ल्यूबीसी का क्या काम है? डब्ल्यूबीसी का काम होता है कि वो आपकी प्रतिरक्षा तंत्र को बढ़ाएगा। प्रतिरक्षा तंत्र कहने का मतलब आपकी इम्यूनिटी पावर को स्ट्रॉन्ग करेगा, ये डब्ल्यूबीसी का काम होता है दोस्तों, ठीक है। और वही नष्ट हो जाती है, यानी कि टी लिम्फोसाइट जो डब्ल्यूबीसी होती है वो नष्ट हो जाती है, जिससे रोगी की कई प्रकार के संक्रमण रोगों के कारण जो है मृत्यु हो जाती है। और रोगी जो है वो बहुत सारे प्रकार के संक्रमण उसके बॉडी के अंदर आने लगते हैं और वो जो है धीरे धीरे जो है वो एक मौत की तरफ बढ़ने लगता है, वो मर जाता है। आइए बात करते हैं आगे। एड्स रोग असुरक्षित लैंगिक संभोग, यानी कि जब व्यक्ति संभोग करते हैं, जब सेक्स करते हैं तो उसके दौरान भी जो है एड्स फैलते हैं। तो एड्स असुरक्षित लैंगिक संभोग का मतलब क्या होगा कि आप असुरक्षित लैंगिक संभोग का प्रयोग करते हैं, जिसके कारण एड्स, जो अगर कोई व्यक्ति एड्स से पीड़ित है और आपने उसके साथ सेक्स कर लिया तो उस व्यक्ति को भी एड्स हो जाएगा, ठीक है। अगर कोई व्यक्ति एड्स से पीड़ित है, चाहे वो महिला हो चाहे वो मेल हो, ठीक है, अगर वो एड्स से पीड़ित है और आपने उसके साथ असुरक्षित ढंग से अगर आपने उसके साथ जो सेक्स किया है, ठीक है, तो होगा क्या कि आप भी जो है वो एड्स से पीड़ित हो जाएंगे। और दूषित रक्तदान मतलब कोई व्यक्ति जो ऑलरेडी एड्स से पीड़ित है और उसने रक्तदान कर दिया और वो रक्त किसी दूसरे बॉडी में चढ़ा दिया गया तो वो भी जो है एड्स से पीड़ित हो जाएगा। और संक्रमित माता, अगर कोई माता है और वो संक्रमित है, ठीक है, उससे भी जो है हो सकता है अपरा, इसको लोग प्लेसेंटा बोलते हैं, कि द्वारा संपर्क द्वारा संचारित रोग होता है, ये बहुत ज्यादा डेंजरस तरीके से फैलता है। सूखा चुंबन मतलब आपने गाल पे चुंबन लिया, ठीक है, होंठ पर किस ना करने की बजाय आपने क्या किया, गाल पे चुंबन लिया, तो उस माध्यम से जो है एड्स नहीं फैलता है। हाथ मिलाने से भी एड्स नहीं फैलेगा, साथ में रहने से भी एड्स नहीं फैलता, खांसी से भी नहीं फैलेगा, छींक से भी नहीं फैलेगा, मच्छर व रक्त चूसक कीटों के काटने से भी एड्स जो है वो संचरित नहीं होता है, ऐसे एड्स नहीं फैलता है, ठीक है, एड्स नहीं फैलता है। बहुत ज्यादा घनिष्ठता होने के साथ जो है वो एड्स फैलता है, बहुत ज्यादा घनिष्ठता। विश्व में एचआईवी के लगभग 9 उप प्रकार प्रसारित हैं, यानी कि 9 प्रकार का जो है वो एचआईवी विश्व में फैल चुका है, 9 प्रकार का। इंडिया में जो है एचआईवी सी उप प्रकार का प्रभावी है, इंडिया में जो है सी उप प्रकार का एचआईवी ज्यादा देखने को मिलता है, ज्यादा लोगों में सी प्रकार का जो है एचआईवी देखने को मिलता है। चार्ल्स गैलो ने HTLV3 ह्यूमन टी सेल ल्यूकेमिया वायरस नामक एड्स रोग के कारण की खोज की है, यानी कि चार्ल्स गैलो एक व्यक्ति था जिसने HTLV3 यानी ह्यूमन टी सेल ल्यूकेमिया वायरस नामक एड्स रोग की एक क्या की है, खोज की है। किसने? चार्ल्स गैलो नामक व्यक्ति ने। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद रखेंगे, एज इट आपके एग्जाम में ये सब क्वेश्चन पूछे जाते हैं दोस्तों, ठीक है। चलिए आइए बात करते हैं। तो एड्स रोग की पहचान के लिए वेस्टर्न ब्लॉट एवं एलिसा परीक्षण किया जाता है। किसी व्यक्ति में एड्स रोग है या नहीं है, इसके लिए वेस्टर्न ब्लॉट एवं एलिसा परीक्षण यानी कि एक एक्सपेरिमेंट किया था, उसकी मदद से जो पता किया था कि व्यक्ति में एड्स है या नहीं। प्रतिवर्ष विश्व एड्स दिवस जो है वो 1 दिसंबर को मनाया जाता है। एड्स दिवस जो 1 दिसंबर को मनाया जाता है जब कोई रोगी किसी विशेष क्षेत्र या जनसंख्या में स्थायी रूप से विद्यमान रहता है। जैसे जब कोई रोग किसी विशेष क्षेत्र में, ठीक है, या किसी जनसंख्या में स्थायी रूप से विद्यमान है तो वो रोग क्या कहलाता है? वो रोग कहलाता है एंडेमिक। उसको एंडेमिक स्थिति कहते हैं। जैसे मान के चलिए अगर कोई गांव है, उस गांव के कुछ 20 लोग जो हैं किसी एक ही बीमारी से पीड़ित हैं, 20 लोग किसी एक ही बीमारी से पीड़ित है तो वो एंडेमिक कहलाता है, ठीक है। अब जब कोई संक्रमण रोग किसी निश्चित जनसंख्या में बड़ी संख्या में लोगों में कम समय में तेजी से फैलता है, यानी कि बहुत ज्यादा लोगों में कम समय में बहुत तेजी से फैल गया हो, तो उस स्थिति को जो है हम लोग एपिडेमिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एपिडेमिक कहते हैं उस स्थिति को। और एपिडेमिक स्थिति का ही विश्व के स्तर क्षेत्र में विस्तार पेंडेमिक कहलाता है, यानी कि बहुत तेजी से पूरे विश्व में फैलना, बहुत तेजी से पूरे विश्व में फैलना किसी रोग को, वो पेंडेमिक कहलाता है। जैसे कोविड-19 आप देख रहे होंगे कि कोविड-19 जो है वो पेंडेमिक कंडीशन में आ चुका है, वो पूरे विश्व में फैल चुका है और बहुत तेजी से फैला है, इसलिए इसको पेंडेमिक कंडीशन भी हम लोग कह सकते हैं, ठीक है। मई जून 2018 में केरल में निपाह वायरस के प्रकोप के कारण
मई जून 2018 में केरल में एक निपा वायरस फैला था जो जानवरों में फैला था, के कारण 17 व्यक्तियों की मौत हो गई थी। निपा वायरस के कारण 17 लोगों की मौत हो गई थी। ज्ञातव्य है कि निपा वायरस बीमारी एक जेनेटिक बीमारी है, अर्थात एक ऐसी बीमारी है जो मुख्यतः जानवरों से मनुष्य में संचारित होती है, यानी कि पहले जानवरों में फैलती है, फिर जानवरों से जो है मनुष्य में जाती है। निपा वायरस काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में ये पूछा भी गया है और आने वाले एग्जाम में पूछा भी जाएगा। ठीक है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। आइए लोग बात करेंगे आगे। चलिए, तो आज का क्लास जो है वो यहाँ पर खत्म होता है। पूरा के पूरा जो आपका ठीक है विषाणु जनित रोग था वो खत्म हो चुका है। अब आने वाले वीडियो में हम इससे रिलेटेड जो हमारे पास क्वेश्चंस होंगे उन पे हम बात करेंगे दोस्तों। ठीक है, चलिए मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।